प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 8 अक्टूबर 2025 है। इससे पहले आज के दिन ही, आज अक्टूबर और 1932 में रॉयल एयरफोर्स, क्योंकि ब्रिटिश राज था तो उसकी स्थापना हुई थी। जैसे कोई भी चीज़ होती है, छोटी सी होती है तो छोटा हो गया फिर बड़ी बनती है। आज बहुत बड़ी हो गई 22-42 स्क्वाड्रन की। उस टाइम तो एक ही स्क्वाड्रन था। हवाई जहाज भी छोटे छोटे होते थे। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, डेवलप हो रही थी। इन्वेंशन और डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजी का। बहुत पुरानी बात है। ऐसी लैंड फोर्सेस जो है आर्मी, वो तो बहुत पहले की, 200 साल पहले से। नेवी जो है ये भी तकरीबन 150 साल पहले की है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में मोदी सरकार ने एक रिटायर्ड जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया। अब रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर लग गई, मौज हो गई। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद तो कोई पूछता नहीं। और उसको तीनों सेनाओं का, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का मुखिया बना दिया। अब रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, किताबें लिखनी होती है और क्या होता है। तो जो हमारे अनिल चौहान साहब हैं, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस, उन्होंने एक किताब लिखी। मैंने 5 किताब लिखी है और मेरी किंडल ई-बुक्स है। आप उसका किंडल का ऐप डाउनलोड करके वही 5 किताब पढ़ सकते हैं। उन्होंने तो एक ही किताब लिखी है। अब जितना वक्त मिला, मुझे तो रिटायर हुए 21वां साल चल रहा है, उनको तो अभी 1-1.5 साल ही पहले रिटायर हुए थे, 2 साल पहले। तो एक ही किताब लिख पाए वो। मगर उसके किताब की जो असली बात है, नटशेल में मैं बता दूं, थंब रूल वो ये है। उसमें एक चैप्टर है कि जो पॉलिटिकल और कमांड, आर्मी कमांड, उनका क्या संबंध होना चाहिए और रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। तो उस चैप्टर में उन्होंने कहा है कि जो आर्म फोर्सेस की जो कमांड है, उसका अलाइनमेंट जो पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ होना चाहिए। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का तो काम, पॉलिटिकल पार्टी का तो काम इलेक्शन लड़ना है। उसके सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी का। तो अब जो है भारत की सेनाओं की, एयरफोर्स की भी मिला के, इनकी जो पॉलिसी है, डॉक्ट्राइन है, वो है पॉलिटिकल। जैसे पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, ऐसे ही ये आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के चीफ भी झूठ बोलने लगे। पॉलिटिशियन तो झूठ बकवास करते हैं, ये भी करने लगे। मई में इन्होंने, एयरफोर्स ने 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में भी की थी मदद। 2024 के इलेक्शन से पहले सैनिफाई के लिए कॉर्नर बनाए थे मोदी का, पीछे फोटो लगा के। सारे रेलवे और सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आर्मी ने, नेवी भी आ जाती है, एयरफोर्स भी आ जाती है। तो नेवी वालों का तो मुझे पता नहीं, और एयरफोर्स वालों ने, खासतौर से आर्मी वालों ने सैनिफाई के लिए कॉर्नर बनाए थे। पीछे मोदी का फोटो लगा दिया, कार्डबोर्ड पे आगे आप खड़े होकर अपना फोटो खींच लीजिए। अब पता नहीं ये भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। और एक बात मैंने देखी कि हमारे एयरफोर्स के चीफ जो है,
चीफ एयर मार्शल AP सिंह, जब मई में पाकिस्तान से झड़प हुई थी 4 दिन की, तो एक दफे नहीं किया कि हमने उनका एक जहाज मार के गिरा दिया। अब अक्टूबर में कह रहे हैं क्योंकि बिहार के इलेक्शन है ना, शायद मेरा अनाउंस तो हो गए हैं शायद, अभी वोट पड़ने हैं 2 दिन वहाँ, तो ये भी उसमें शामिल हो गए हैं। सरकार तो मोदी सरकार है, RSS की सरकार है, BJP की सरकार है, तो इन्होंने भी वो बैंड वागन ज्वाइन कर लिया। ये भी उनकी बैलगाड़ी में बैठ गए हवाई जहाज छोड़ के। और अब तो इस फौज का काम जो है, जो भी रूलिंग पार्टी की सरकार हो केंद्र में, उसकी इलेक्शन में मदद करना रह गया है। इलेक्शन में लड़ना काम है इनका। अब ये हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, झूठ का इस्तेमाल करते हैं। तो भी आर्मी चीफ साहब ने, AP सिंह साहब ने कहा कि 12-13 हमने हवाई जहाज गिरा दिए। कोई नहीं मान रहा, सबको पता है झूठ बोल रहा है ये। इसको तो अमृतसर में अकाल तख्त को बुला के तनख्वाह घोषित कर देना चाहिए था। भाड़े मजवाते इससे, जूते साफ कराते, तो ये सिख है। दूसरा एक पंडित है, आर्मी का चीफ, वो यूनिफॉर्म में, फुल यूनिफॉर्म में भगवाधारी साधुओं के पाँव छू रहा है, उनके मठों में जाके, जो गुंडागर्दी के अड्डे हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले देखा, वो जो औरतों वाली लाल बिंदी लगाते ना माथे पे, वो टोपी फुल यूनिफॉर्म में वहां पे माथे पे बिंदी लगा रखी है। अब ये चल लेते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसे, 9 दिन का जो होता है, गरबा डांस करने नहीं गए वो लड़कियों के साथ, फिर तिलक लगा गई, वहीं तक तसल्ली हो गई उनकी। और घाघरा पहन के अगर गरबा डांस करने जाते आर्मी के चीफ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सवाल तो इलेक्शन का है, मोदी को बिहार का इलेक्शन जिताना है, इसी बात की तो तनख्वाह दे रहा है, नहीं तो निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो आज के हमारी एयरफोर्स है, लैंड फोर्स है, CDS, सब ये पॉलिटिकल हुए हैं। इनको झूठ बोलने, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार होगी उसको इलेक्शन में जीतने में मदद करने के साथ तो इलेक्शन लड़ने वाले बच गए हैं। इनको सेना के तो कहना बेकार है, झूठ है, फरेब है। ये तो इलेक्शन मशीनरी का हिस्सा बन गई है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चीन ने 2000 में, जब गलवान में हुआ था, छोटा मोटी झड़प हुई थी, 4000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लिया, जमीन पे, आसमान में नहीं, आसमान जमीन पे कब्जा किया। अब ये एयरफोर्स के जो चीफ है, आर्मी के जो चीफ है, इनको तो इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में मदद करनी है, तो ये बच्ची इनको तो हटाने की तो उनकी तवज्जो ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि वो जो चीन ने कब्जा किया था मई 2020 में, उसको कैसे जमीन को वापस लिया जाए। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, आर्मी की जो डॉक्ट्राइन है वॉरफेयर की, वो इलेक्शन मैनेजमेंट तक रह गई। इलेक्शन कैसे जीतो, इन्होंने तो इलेक्शन में खड़ा हुआ, मोदी को कैसे जितवाओ, सवाल मोदी का है। मोदी कौन है? RSS का स्वयं सेवक, तो RSS को जितवाओ, उसके लिए भगवा धारियों के पाँव छुओ। अब जो 1948 में जो लाइन बनी थी, आप उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह दीजिए, सीज फायर लाइन कह दीजिए, कुछ भी कह दिए जो आपको अच्छी लगे, वो आज तक 1948 और 2025 ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ये चेंज नहीं कर सके, बदल नहीं सके।
अब जहाँ तक चीन, ये तो पाकिस्तान है, पदीना पदी का शोरबा। अब 2025 में मई में जो पाकिस्तान ने अपने हाथ दिखाए, हाथ तो चीन के थे, जो इनके साथ हवाई जहाज मार के गिराए एयरफोर्स के, तो सारी दुनिया में पाकिस्तान का इकबाल हो गया कि एक छोटा सा मुल्क पदीना पदी का शोरबा 25 करोड़ का पाकिस्तान, 140 करोड़ के हिंदुस्तान को जूते में पानी पिला दिया, दाल पिला दिया, मान लीजिए पानी, जहाँ पे मोदी सरकार को जूते में पानी पिला दिया। दाल तो महंगी आती है, दाल की शॉर्टेज है इंडिया में पाकिस्तान दोनों जगह, महंगी मिलती है, पानी सस्ता मिलता है, तो पानी पिला दिया। और जहाँ तक ये कहते हैं 2 फ्रंट वहाँ, 2.5 फ्रंट वहाँ, 3 फ्रंट वहाँ, अरे फ्रंट तो एक ही है पाकिस्तान। चीन का तो आपके औकात ही नहीं है लड़ने की। मैंने 67 में बर्गर कंपनी और लुर्की कंपनी, जो जर्मन वेस्ट जर्मनी की होती थी इंजीनियर्स, और रॉबर्ट पार्सन अमेरिकन कंपनी थी सिविल इंजीनियरिंग की, उनके साथ काम किया। तो मैं इंजीनियरिंग को और जो अमेरिकन और जर्मन इंजीनियर्स के साथ काम किया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी आदमी की इंजीनियरिंग में काबिलियत क्या है। चीन अभी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं चीन की इकोनॉमी 5 गुनी है। अरे क्यों, मतलब इकोनॉमी है भारत में, तुमको लड़ना तो लड़ो, नहीं लड़ना तो चुप बैठो। हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? अरे भाई, अहमद शाह अब्दाली के पास जितनी फौज थी उससे 5 गुनी फौज थी मराठों के पास, हार गए। मोहम्मद बिन कासिम के पास जितनी फौज थी उसकी 6 गुनी फौज थी राजा दाहिर के पास, राजा दाहिर हार गया। तो किसके पास कितनी फौज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई में अकल का इस्तेमाल होता है और मौके का फायदा उठाने का। तो चीन हमसे कैसे 5 गुना हो गया? 1980 तक तो इकोनॉमी दोनों की जीडीपी सेम थी, इंडिया चीन की। हम हिंदुस्तानी इंजीनियर तो बहुत काबिल आदमी, चीनी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वो 6 गुना तो क्या हमसे, ये हमारे बराबर भी नहीं हो सकता था। मैं बदकिस्मती है कि ये आरएसएस जो हिंदुस्तान के इंजीनियरों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये तो मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू, शमशान कब्रिस्तान, इसी में लगा हुआ है। सारी सरकार इसी में लगी हुई है। तो फिर इंजीनियर हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाए? कोई फैक्ट्री लगाए, कुछ लगाए, धंधा करे, तो वसूली के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पीछे लगा देते हैं उसके, कि भाई धंधा कर रहा है, पैसे इससे लेके आओ, पैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए पैसे लेके आओ, पीएम केयर फंड के लिए पैसे लेके आओ, आरएसएस के लिए पैसे लेके आओ, उसके ऑफिस बनाने के लिए दिल्ली में और नागपुर में 600 ऑफिस उसके 10-10 करोड़ के 600 डिस्ट्रिक्ट में बनाने के लिए वो सब, वो तो वसूली अभियान चालू हो जाता है। तो इंजीनियर काम कैसे करे? वो कहता है मैं फैक्ट्री चलाता ही नहीं, लगाता ही नहीं, पैसा तो तुमने लूट के ले आना है। वो डाकू मानसिंह वाला हिसाब हो गया। सुल्ताना डाकू की लेडी भी थी, एक और थी, पता नहीं क्या था उसका लेडी का नाम। तो क्या चलो, मैं लेडी का क्या नाम लेना, लेडी तो लेडी होती है, वर्दों की बात करो। तो आज जो ये हमारी जो सेनाएं हैं, ये इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आगे आगे, मोदी पीछे पीछे, ये झूठे बयान, जितने बयान झूठे मोदी देता, झूठे बयान उतने बयान ये झूठे देते हैं आर्मी के चीफ और नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ। तो ये इलेक्शन मशीनरी का हिस्सा बन गया बीजेपी के, आरएसएस के। ये सेना नहीं बची, ये हमें आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। डरपोक, और डरपोक तो फिर मोदी का जो कहेगा वही करेगा।
ये बयानबाजी करना कराना कुछ नहीं। अरे भाई, तुमको पॉलिटिक्स में आना है तो ये वर्दी निकालो एयरफोर्स की, आर्मी की, और कुर्ता पजामा पहन के जुलूस में शामिल हो जाओ। उसमें क्या दिक्कत है? नौकरी ज़्यादा मोदी नौकरी से निकाल देगा ना, निकाल दे। पेंशन मिलेगी पूरी आर्मी चीफ की, क्योंकि 30-33 साल से ज़्यादा की नौकरी हो चुकी है आर्मी के चीफ की भी, एयरपोर्ट के चीफ की भी। बहुत पेंशन होगी, खा नहीं पाएंगे। रिटायरमेंट में 2 रोटी काफ़ी हो जाती है, खिचड़ी काफ़ी हो जाती है। अभी तो इलेक्शन की ज्वाइन, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो झूठ बोलना है तो ज्वाइन करो, डबल टॉक मत करो। मोदी तो डबल टॉक करता है, आरएसएस में सिखाया जाता डबल टॉक, 2 मुंह ही बातें। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? ये आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, तो ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, चुनाव में। अभी इन्होंने विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में बिहार में हिस्सा लेना शुरू किया। उससे पहले 2019 में और 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी लिया था। तो आज ये चुनाव में हिस्सा लेने वाली, इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सेना बन गई है। ये लड़ाई लड़ने वाली सेना नहीं बची है। तो फिर वर्दी पेटी का क्या करना है, टोपी का क्या करना है? अपना भगवा कपड़े पहनो और इलेक्शन में बयानबाजी करो। वो कपड़े सस्ते भी है, वहाँ पेट पे पेटी भी नहीं बांधनी पड़ेगी, सिर पर टोपी भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो अच्छा तो ये है। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये मैंने पहले भी किया था उसमें अपने वीडियो में कि इसको आर्मी और नेवी को डिसबैंड कर दो, एयरफोर्स को भी डिसबैंड कर दो, सिर्फ मिसाइल फोर्स और ड्रोन फोर्स ये रखो, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए, उसके लिए इंजीनियर चाहिए। वो फैक्ट्री चलानी छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर चालू करो। फैक्ट्री चलाओ तो लुटेरा मोदी भेज देगा आदमी कि भैया लाओ, इससे पैसे इकट्ठे करके इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए। आरएसएस को दे नहीं देंगे तो आरएसएस हटा देगा मोहन भागवत मुझे, भाई कुर्सी तख्ता पलट कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, ये आलम है हिंदुस्तान का। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों बेकार हो गई हैं। ये सिर्फ इनको तो घाघरा चोली पहना के उसमें क्या होता है वो डांस, गुजरात में गरबा डांस में भेज दो, या फिर इलेक्शन के मोदी के जो रोड शो होती है उसके आगे आगे ये घाघरा चोली पहन के नाचे। मर्दों और तो क्या फर्क पड़ता है, घाघरा पहन लो, चोली पहन लो। इनकी हरकतें तो ऐसी हैं कि मुझे हंसी आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, नाचे गाए, इलेक्शन में हिस्सा ले ना ले, छुप के ले, मुझे आपको क्या फर्क पड़ता है? हमने आपने इलेक्शन लड़ना था, मुझे लड़ना है। तो सारे चोर और पॉलिटिक्स, इनका पार्टी अलग अलग है, इनके झंडे और डंडे अलग अलग है। डंडे एक जैसे है, पैसा वसूलो, अमाउंट छोड़ो। जो फुटपाथ पे 2 पैसे के चने खाने वाला, आज वो एसयूवी चल रहा है 30 लाख की। मोहन भागवत जो 3rd लेवल में क्लास में ट्रेन में चलने वाला, एग्जीक्यूटिव क्लास में चल रहा है, बिजनेस क्लास में, हवाई जहाज में। अरे दोस्तों, ये तो देश का सत्यानाश करने वाली बात है। अभी मोहन भागवत कह रहा था कि भारत, अखंड भारत की बात कर रहा था। 100 साल पे मोदी ने टिकट भी निकाला था, सिक्का भी निकाला था, उसमें तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा सब हिंदुस्तान के हिस्से दिखाया। और मोहन भागवत ही कह रहे थे कि हमारा भारत का एक कमरा, सिंगल रूम, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो हमें उस कमरे को वापस लेना है। यानी कि पाकिस्तान को वो एक कमरा बता रहा मोहन भागवत।
उसकी अकल का दिवालियापन देखिए। पाकिस्तान को एक कमरा बता रहा है, चीन को शायद आधा ही कमरा बताएगा, या एक बता ले या दो बता ले। तो एक कमरे को वापस लेना, लो लो भाई, किसने मना किया? अब तक सन 1948 से वापस लिया क्यों नहीं? तुम तो 100 साल हो गए, पहले तो टूटने क्यों दिया? 1919 में तो अफगानिस्तान अलग हुआ हिंदू महासभा ने, जब अफगानों को मारना था कुंभ के मेले पे। 1915 में जब कुंभ का मेला हुआ था हरिद्वार में, फिर तुम जब बुद्धिस्ट को माना तो बरमाला हो गया। अब तुम एक करना चाहते हो करिए, नक्शे से कुछ नहीं होता, जाके जमीन पर कब्जा करो, भेजो स्वयं सेवक। वो नहीं करेगा, लो फाजी पाजी। एक कमरा बता रहे हैं पाकिस्तान को, कितने स्क्वायर माइल जमीन है पाकिस्तान की। पीओके पाक की ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की बात कर रहे हैं सन 48 से, आज तक तो ले नहीं सके, क्योंकि फौज तो लग गई, इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन में। अब बिहार के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है, उससे पहले लोकसभा के इलेक्शन। तो फौज को तो लड़ने के लिए मत पीओके में जाना पड़ेगा ना। अब पाजो को तो इलेक्शन का मशीनरी का हिस्सा बन गए, तो लड़ने की तो उनकी आदत ही खत्म हो गई। तो वहां जाएंगे तो लड़ेंगे तो मरेंगे भी, मरना नहीं चाहते। ये तो इलेक्शन में, इलेक्शन मशीनरी का, चुनाव की मशीनरी का, जब जब इलेक्शन होता है तो बॉर्डर पर टेंशन दिखाते हैं। जब बॉर्डर पर टेंशन हो पाकिस्तान के बॉर्डर की चीन पे नहीं, तो समझ लो कि कहीं इलेक्शन होने वाला है। अब बिहार के इलेक्शन से पहले ये कर दिया मई में, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत जल्दी कर दिया, उसे आजकल करना था। इलेक्शन अनाउंस हो जाए इलेक्शन कमीशन, तो उसके बाद करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर। अब क्या जनता भूल भाल गई, पता नहीं वोट देगी नहीं देगी। अब तो फिर आर्मी चीफ जाके वहाँ, और नेवी एयरफोर्स के चीफ जाके इलेक्शन में भाषणबाजी चालू करते हैं, झूठ बोलना, जैसे मोदी कर रहा है। इलेक्शन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बेशक यूनिफॉर्म में चले हमें, आपको क्या फर्क पड़ता है? एयरफोर्स की, नेवी की, लैंड आर्मी की, हमें तो पता है ये कपड़ों के नीचे नंगे हैं, सबको पता है कि फिर भी झूठ बोलने वाले हैं। तो अब तो ये हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है और जो इलेक्शन मशीनरी है, ये उसका पार्ट बन गया, पार्ट एंड पार्शल। इनका बाकी ना तो पीओके वापस लेने से कोई लेना देना, हिम्मत ही नहीं है इनकी। इनको तो लड़ने की आदत खत्म हो गई, इनको तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की आदत पड़ गई कि जैसे जो भी किस पार्टी के केंद्र में सरकार हो उसको इलेक्शन जीतने में मदद करो। ये तो प्यार सच्चाई है। मोहन भागवत का भी एक कमरे वाला बयान पढ़ लिया, चीफ एयर मार्शल साहब का, AP सिंह साहब का भी झूठा बयान सुन लिया। आर्मी चीफ के माथे की बिंदी, तेरी माथे की बिंदिया, और सिंदूरी लाल के बयानबाजी वो भी सुन ली। ये सब सिंदूरी लाल हो गए। अब पता नहीं, टोपी के नीचे सिंदूर दिखाई देता नहीं, बताते हो मुझे। इन्होंने बर्दाश्त तो खुद छोड़ दिया, अब इलेक्शन में लगे हुए हैं मोदी को जिताने के लिए। अरे वो 400 सीट कह रहा था, वो तो 240 ही रह गई इनके आर्मी नेवी के पूरे एयरफोर्स के पूरा हिस्सा लेने के बावजूद। क्यों वोटर पे बम तो नहीं करा सकते, मिसाइल तो नहीं दाग सकते, वो तो और भी ज्यादा वोट कट जाएंगे। हाँ, झूठे बयान देने में तो इन्होंने मोदी को भी मात कर दिया, खास तौर से एयरफोर्स के चीफ साहब ने। उसको तो जो लिख के दे देते, ये बयान तो वो दे देता, उसे क्या पता बेचारे को, पता नहीं साल 6 महीने की नौकरी बची होगी। अब पेंशन बांटने के बाद तो लेगा ही लेगा इलेक्शन में हिस्सा, पता नहीं लेगा नहीं लेगा, लेगा तो अकाली दल की तरफ से लेगा,
सिख है ना वो। अकाली दल तो खत्म हो गया, शिरोमणि अकाली दल तो ये दोबारा से बना देगा। और ये पंडित जो है आर्मी चीफ, ये आरएसएस के वहाँ जाके हेडक्वार्टर में बैठ गया, तो दिल्ली में बन गया। इसको भी वहाँ एक कमरा दे देगा मोहन भागवत, जिसे एक कमरे की पाकिस्तान में देने की बात कर रहा है ना, वो दिल्ली में दे देगा या नागपुर में दे देगा। ये भगवान कपड़े पहन के वहाँ बैठेगा। तो प्यार है दोस्तों, अब हिंदुस्तान की तो क्या कहूँ मैं, अब ये 2 फ्रंट वार, 2.5 फ्रंट वार, अब से 1 फ्रंट वार है, वो है पाकिस्तान। चीन से तो हिम्मत ही नहीं है, क्या करे। अब सवाल ये, मुसलमान पाकिस्तान का गाना गाना बंद करे तो हिंदू वोट नहीं दे, इलेक्शन हार जाए। बीजेपी का और उसके इलेक्शन का मूल मंत्र एक ही है, पाकिस्तान मुसलमान। मस्जिद मस्जिद, मंदिर, शमशान कब्रिस्तान, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, शमशान के नीचे शिवलिंग ढूंढो। मिला कुछ नहीं आज तक 100 साल में। वह हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये आर्मी चीफ ने भी, एयरफोर्स के भी चीफ ने बेवकूफ बनाने शुरू कर दिया, और आर्मी के चीफ ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब ने, फील्ड मार्शल है, आसिफ मुनीर से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। उसका सारी दुनिया में बोलबाला हो रहा है, ये खड्डे में डूबते जा रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेके। अरे भाई, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, इनको इलेक्शन में दिखा तो ये तुम इलेक्शन जीत के थोड़ा आर्मी चीफ बने हो या एयरफोर्स के चीफ बने हो। तुम तो नीचे से ऊपर उठे हो, ट्रेनिंग ले गए, तुमको इलेक्शन से क्या लेना देना। और सवाल ये, मोदी नौकरी से निकाल देगा, ठुड्डा मार के भगा देगा, तो नौकरी से डिसमिस कर देगा। जैसे एक नेवी का चीफ था, और वो वाजपेयी की सरकार थी, तो कुर्ते पजामे वाला था ना डिफेंस मिनिस्टर, क्या नाम था उसका, क्रिश्चियन था वो, उसने नेवी के चीफ को नौकरी से निकाल दिया। तो ये डरे में बैठे हुए हैं एयरफोर्स के चीफ, आर्मी के चीफ, कि कभी हमें भी नौकरी से ना निकालते, नहीं तो इलेक्शन में हिस्सा लो, मोदी को जिताओ। अब ये तो कोशिश कर, जितना हारना तो जो है ये वोटर के हाथ में है ना। हालांकि बहुत वोट चोरी हुई है, बेईमानी हुई है, वो तो जब से इलेक्शन कमीशन बना तब से ही हो रही है, आज कोई नई बात नहीं है। 75 साल से चोरी हो रही है, वोट चोरी, कोई इलेक्शन ईमानदारी से हुआ ही नहीं। तो उसमें ये 2 बेईमान और जुड़ गए। एक तो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए 3 बंदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर, और ये 2 और आ गए बंदर, आर्मी का चीफ, ये पंडित तिलकधारी, और भगवान के साधु के पाँव छूने वाला एक ये सरदार एपी सिंह, ये भी इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बन गया। बहुत तो भूलिए, इनका कोई लेना देना नहीं है। वही उनका माता अफसर है, वो तो उनको गाली दे रहे होंगे, उनको तो असलियत तो सबको पता होती है, आपको भी पता है असलियत, मुझे भी पता है। तो प्यार है दोस्तों, जब हमें असलियत पता है और हमें सच्चाई का पता है तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।